नमस्कार, मैं हूं शंभू सिंह शेखावत, प्रहार न्यूज़ से। आज हम आए हुए हैं पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा जी से। आइए आज उनसे कुछ बातें करते हैं मालवीय नगर की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति को लेकर। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रहार। जी नमस्कार। आपने एक साथ दो क्वेश्चंस पुटअप किया है जो बड़ा ही मतलब रेलेवेंट भी है कि राजनीति और प्रदेश जी, इवन देश तक भी ले जा सकते हैं इसको हम। लेकिन आज के परिवेश में राजनीति की भूमिका पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जिस प्रकार अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो एक तरफ केंद्र की जब राजनीति देखती हूं तो वहाँ पे हम काम पे काम देख रहे हैं कि भाई जो कमिटमेंट था या जो घोषणा पत्र थे उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। और राजस्थान के सिनेरियो में जब मैं पॉलिटिक्स को देखती हूँ, देखिए सरकारें आती जाती है। सरकारें, राजस्थान का एक ट्रेंड है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन इस बार जो सीन हम लोगों ने देखा वो कभी भी राजनीति के, एटलीस्ट मैं 30 से 35 साल से सक्रिय पॉलिटिक्स कर रही हूँ, मैंने ऐसा ट्रेंड राजस्थान में कभी नहीं देखा था। एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एक दूसरे को मतलब बीट करने के लिए काम से बीट करना चाहिए, उसके बजाय अनर्गल आलाप करके बीट कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चला जो हमने तो अपने जीवन में नहीं देखा था। और इनफैक्ट विरोधी सत्ता पक्ष को बोले समझ में आता, सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष आपस में विरोध कर रहे थे। आपने देखा कि एक पार्टी के पीसीसी चीफ और एक पार्टी के सीएम वो आपस में भिड़ रहे हैं और किस प्रकार का डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आम जनता, जो जनता जनार्दन हम लोग जिसको कहते हैं, वो आपको चुन के भेजता है विधानसभा लोकसभा, वहाँ आपसे उम्मीद करता है कि वो आपसे कुछ, जिस उम्मीद से आपको भेजा है उस उम्मीद पे आप लोग काम करोगे, बजाय इस प्रकार का तांडव करोगे। वो बहुत आहत हुआ है राजस्थान की जनता इन कोरोना काल को लेके, साथ में ये जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है उसको लेके बहुत आहत हुई है। कोरोना में जो होना चाहिए था सरकार से, ठीक है मोदी जी ने एक बार पीठ थपथपाई राज्य सरकार की, लेकिन वो मोटिवेशनल पीठ थपथपाना था। लेकिन सरकार ने क्या किया, मैं राजस्थान की जनता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कोरोना के जो भी डिसिप्लिन थे या जो गाइडलाइन थे गवर्नमेंट के, उसको राजस्थान की जनता ने फॉलो किया और अपने आप को सेफ साइड की। वरना हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी, पीपीपी किट की क्या स्थिति थी, उसमें भी घोटाले कर लिए। तो आप उससे ज़्यादा क्या सोचते हो। तो राजनीति की मैं सोचती हूँ कि इस दौर की राजनीति जो राजस्थान में चली है, मैंने ऐसी राजनीति कभी नहीं थी। मैंने भैरव सिंह जमाने की भी राजनीति देखी थी, गहलोत साहब का भी पूर्ववर्ती शासनकाल मैंने देखा था, उसके बाद और भी शिवचरण माथुर हो, कई लोग रहे, वसुंधरा जी रही, सब लोगों का काल देखा। पर इस तरह की बेमनस्ता की राजनीति की, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की इंतहा कर दी, जो मैं सोचती हूँ कि जनता के जनमानस पे बहुत बुरा असर पड़ा है। जनता सब देख रही है और रिजल्ट इसका जनता देगी आने वाले समय में। वर्तमान में जो मालवीय नगर में कोरोना के केस बढ़े हैं, इवन पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना के केस बढ़े हैं, तो मैम इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए बहुत दुखदाई स्थिति है। एक देसी भाषा में मैं आपसे कहूँ तो सीधे कहूँगी कि सरकार तो आरामगाह में है, जनता जाए भाड़ में। जनता के आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ टेस्ट भी बंद कर दिए गए। कैंप लगाए गए ज़रूर, लेकिन उसके बाद अगर किसी को हो रहा है तो उस कैंप का इंतज़ार करना है कि जब कैंप लगेगा तभी आपका कोरोना टेस्ट होगा। तो जनता बहुत पजल्ड हुई, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागी। प्राइवेट हॉस्पिटल ने जिस प्रकार का लूट मचाया, ये भी आप और हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। मालवीय नगर के पास हमारा जयपुरिया अस्पताल था, उसको ये लोग कोरोना के लिए रिज़र्व कर रहे थे। तो आम बीमारी और कोरोना दोनों ऐसा मैसअप हुआ कि लोग परेशान हो गए कि कहाँ जाएं। कोरोना से तो पीड़ित थे ही और नॉर्मल बीमारियां भी हुई। तो बहुत मशक्क़त के बाद हम लोगों ने इसको तो फ्री करा लिया था आपके जयपुरिया को। लेकिन जो सरकार की तरफ से टेस्ट का सिस्टम था, आप टेस्ट ही कम कर रहे थे तो कर रहे थे, राजस्थान में है ही नहीं। अगर ओपन टेस्टिंग होती तो आप देखिए मालवीय नगर जैसा स्वच्छ एरिया, जहां हम लोगों ने इसको चमन बनाने की कोशिश की थी, वहां भी चाहे 9 सेक्टर हो, चाहे 10 सेक्टर हो, चाहे 11 सेक्टर हो, कई केसेज आए। लेकिन मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कोरोना के पूरे गाइडलाइन को फुलफिल किया और फिर स्वस्थ होकर बाहर आए। सरकार तो मस्त थी, सरकार थी कहाँ, चिकित्सा मंत्री थे कहाँ, मुख्यमंत्री थे कहाँ। वो तो 5 स्टार होटलों में मज़े कर रहे थे। हम लोग को शादी विवाह मंदिर जाने पे रोक लगा दी, ये कह के कि आप सोशल गैदरिंग नहीं करोगे। और वो वहाँ 200 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कव्वालियाँ कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। मतलब ये आलम था। आम आदमी मंदिर नहीं दर्शन करे भगवान के, वो 100 लोगों के साथ जश्न करें, तो ये कैसा न्याय है। ये सब जनता देख रही है। कोरोना के लिए सरकार अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन मैं राजस्थान की जनता को साधुवाद देती हूँ कि कोरोना के जो आयुष गाइडलाइन थे हमारे, उसको फॉलो करके उन्होंने अपने आप को से बचाया भी, और कोरोना हो गया तो अपने आप को रिकवर करके बाहर भी आए।
एक बहुत पुराना नारा था राम जन्मभूमि को लेके, खून देंगे प्राण देंगे राम जन्मभूमि लेके रहेंगे। मैडम, अभी जो मथुरा और काशी को लेके जो भी विवाद चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सपनों को साकार करने में लगा, और वो सपना राम जी राम राज्य में हुआ करते थे। अगर वो बातें मैं आपको लगेगा कि मैं यूं कह रही हूँ, तो आप देखिए कि गरीब को गणेश मान के नारे सबने बहुत लगाए, पर गरीब को गणेश मान के काम किसने शुरू किया? बैंक का दरवाज़ा किसने किसके लिए खोला? आज तक गरीब कभी बैंक के दरवाजे पे नहीं चढ़ सकता था। जनधन खाते के नाम पे किस प्रकार से माहौल बना। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी बिचौलियों का अंत। बिचौलिया कोई रहेगा नहीं, दलाली कोई होएगी नहीं, तो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू लोगों के मज़े हो गए। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो राम के सपने को भी साकार कर रहा है, काशी और मथुरा को भी साकार करेगा। इसमें मुझे लगता है कोई, क्योंकि 370 की आपको कल्पना थी, मेरे को कल्पना थी, मैं तो नहीं सोचती थी। मैं जब कश्मीर में हम लोग जब लाल चौक झंडा फहराने गए थे, किस तरह हमारी गिरफ्तारी हुई थी, कितने लाठी हम लोगों ने खाए थे और बैरंग लौटे थे, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद की तो हत्या ही कर दी गई थी। तो हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि कश्मीर में हमारा तिरंगा फहरेगा। एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की जो बात हम करते थे उसको साकार करते हुए, आप अगर कम्युनिटी की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि मोदी जी सैफरन पार्टी के लीडर हैं, वो कॉम्युनल हैं। तो कहाँ कॉम्युनल हैं? 3 तलाक पे कभी किसी मुस्लिम महिला के लिए नेहरू जी से लेके इंदिरा जी और इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक और मनमोहन सिंह, जाने कितने प्रधानमंत्री आए। कभी सोचा क्या कि उन मुस्लिम महिलाओं को सीता से सलमा बनाने में या सलमा से सीता बनाने के बारे में कभी सोचा? जो सीता को हक था वो सलमा को क्यों नहीं था? आज 3 तलाक के बाद महिलाएं वो जीवन जी रही हैं। अगर पति ने तलाक देने की कोशिश की तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। तो हम लोग कैसे कॉम्युनल हैं? हम तो सभी को कहते हैं कि एक समान, एक धारा में देश को बहाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जो आपके मन में सपने थे, जो हमारे मन के सपने हैं, जो आने वाले जनरेशन सोचते थे कि भारत में ये होना चाहिए, वो सब होगा। वक्त ही कितना हुआ है? 6 साल, 6.5 साल। ये कोई लंबी अवधि नहीं होती। 60 साल की बेड़ियों को तोड़ने के लिए ये सारे सपने साकार होंगे। इसी समय और इसी काल में आप देखिएगा कि सब कुछ नज़र आएगा और हिंदुस्तान बदल रहा है। विश्व के मैप पे हिंदुस्तान को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक बीमार राज, डरपोक राज, जहाँ भ्रष्टाचार माना जाता था कि अखंड भ्रष्टाचार में हिंदुस्तान डूबा हुआ है, जहाँ दलाली के सिवा कुछ नहीं होता। आज उस हिंदुस्तान को लोग कैसे देखते हैं? जब देश का प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर लैंड करता है तो सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति रेड कारपेट पे इसको वेलकम करने आता है। इससे ज़्यादा देश का स्वाभिमान और क्या बढ़ेगा? तो मुझे लगता है कि हमारे सारे सपने सच होंगे जब 370 का खात्मा हो सकता है और 3 तलाक से महिलाओं को मुक्ति मिल सकती है, गरीब बैंक पे चढ़ सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है, गैस भी पहुंच सकती है, तो क्या बचता है फिर? और राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया, तो फिर क्या बचता है? तो फिर काशी और मथुरा जो आप जानना चाह रहे हैं वो पूरी होगी ज़रूर। धन्यवाद। तो ये थी पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा जी, जिनसे हमने विचार जाने राम मंदिर को लेकर के, वर्तमान की राजनीति को, कोरोना को लेकर के। धन्यवाद।